हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज आपको क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर करा रहे हैं, ग्रेविटेशन। यस, अभी तक हम लोग मोशन और इसी के साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कर चुके हैं। ग्रेविटेशन हमने शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो था दैट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ग्रेविटेशन के बारे में हमने समझा आखिर क्या होता है। उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में हमने बात की, जो कि क्या है? यस, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया था ये लॉ? दिस लॉ वाज गिवन बाय वेरी गुड न्यूटन साइंटिस्ट। यस, तो इसके बारे में हमने बात करी थी। बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हमारा काम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करना, और इसी के साथ कुछ अच्छे हॉट क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर में बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में हम बहुत बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसके नोट्स का पीडीएफ लिंक भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि आखिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था। राइट? तो हमने ये समझा था कि ग्रेविटेशन क्या चीज होती है, कि दुनिया में कभी भी दो मासेस की अगर हम बात करें, जैसे ये बॉडी है, इसका कुछ मास है, ये बॉडी है, इसका कुछ मास है, तो ये बॉडीज आपस में हमेशा क्या करेंगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। राइट? तो ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन। अब हमने ये तो कह दिया कि ठीक है, वो खींचेंगी यानी कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, पर वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या वो एक दूसरे के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगाएंगे? क्या वो एक दूसरे के ऊपर 1000 न्यूटन लगाएंगे? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो उसी के लिए न्यूटन साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया, जिसका नाम उसने रखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है? दो मासेस। ये है फर्स्ट मास m1, ये है दूसरा मास m2। ठीक है? और यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि इस सेंटर से दूसरे सेंटर तक की जो दूरी है, मान लो वो r है। तो हमने कहा कि ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट विद द फोर्स F। तो ये जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल, है ना? ये भी इसको F से खींचेगा तो ये भी इसको F से खींचेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जिसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो हमने लिखा कि वो होगा G m1 m2 by r square। यस, वेयर अब G की बात करें तो G क्या है? G इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है? तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। मैं स्टिल आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने इसको डिटेल में समझा भी है और ये एक्सप्रेशन कैसे आया उसकी भी हमने बात करी। ओके, चलिए। तो अब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, पर न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि वो बातें अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आपका न्यूमेरिकल्स जो है बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत किस में आती है? न्यूमेरिकल्स में। मैम फॉर्मूला तो याद कर लिया, कंसेप्ट तो आता है, बट हाउ टू डू द न्यूमेरिकल वही समझ में नहीं आता। यही प्रॉब्लम है ना? कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दिस। करना क्या है? जस्ट लुक हियर। देखो ध्यान से। देखो छोटी सी बात, जैसे अगर ना आपका क्या लिखा है, कहीं पे लिखा है 10, ठीक है ना, सिंगल 10 लिखा है, तो आपको समझना होगा इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 1। ओके, अगर कहीं पे लिखा है 100, तो इसको ना लिखने का तरीका होता है ना? इसको लिखने का तरीका होता है कि आपको क्या करना है? 10 की पावर कितने जीरो है? 1 2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो 10 की पावर 2 का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 100। ओके, अच्छा, जैसे कि मान लो अगर लिखा है 1000, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, 1 2 3। गॉट इट? उसी तरह से ना यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ना कहीं पे 10 की पावर 8 लिखा हुआ मिल रहा है, 8, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि 1 के बाद 8 जीरोस लगी है। ठीक है ना? तो दिस इज समथिंग इज द वे टू राइट द थिंग्स। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है 10 की पावर 4, मतलब दिस इज 1 2 3 4, ऐसा। गॉट इट? ओके, अब हम समझते हैं
कि अगर कहीं पे लिखा है 10 की पावर -2, उसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। 10 की पावर -4, इसका क्या मतलब होता है? तो चलो इसका मतलब समझते हैं। 10 की पावर -2 इज समथिंग, ध्यान से देखो, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड, जैसे यहाँ पे अगर मान लिखा है 4/3, तो 4 जो होता है ना, इसको क्या बुलाते हैं, न्यूमिरेटर, है ना। और जो 3 है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमिरेटर क्या है, 4, डिनोमिनेटर क्या है, 3। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर कि अगर हम किसी न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो जो ये माइनस का साइन होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ऐसे माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना हो गया, मतलब 1/100, सही है ना। अब जैसे मान लो लिखा क्या है, 10 की पावर -3, तो मतलब माइनस में है ना, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, +3, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/1000। बात समझ में आ रही है कि अगर 10 की पावर 2 है तो मतलब वो 100 है, 10 की पावर -2 है तो मतलब वो 1/100 है, 10 की पावर -3 है तो मतलब 1/1000 है। ओके। अच्छा, अगर मान लो मैम फिर 10 की पावर 3 होता, न्यूमिनेटर में ये होता, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, मतलब प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर, ठीक है, ओके। चल अब और देखो, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अगर मान लो 10 की पावर 5 है, इसको मैंने बोला नीचे लेके जाओ, तो 1/10 की पावर -5 लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से ऊपर 10 की पावर 3 लिखा है, इसको भी 10 की पावर -3 लिखोगे, राइट। अच्छा, अगर कोई डिनोमिनेटर में 1/10 की पावर 2 लिखा है, +2, तो ऊपर जाके -2, याद रहेगा, छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे, तो ये हमारे मैथ्स के रूल्स हैं, अगर आप ध्यान रखोगे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। देख लो एक बारी, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इसको ऐसे लिखते हैं, 10 की पावर 4 को 1000, 10 की पावर -2 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, बस ऊपर से नीचे लाने में सिंबल ऐसे चेंज करने होते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। चल नेक्स्ट रूल्स देखें थोड़े, देखो इधर, जैसे मान लो आपको कैसा दिखा देखने को मिला, 10 की पावर 3 का स्क्वायर, कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, रूल बोलता है कि आपको इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 10 की पावर 6, ओके। जैसे मान लो अगर लिखा है 10 की पावर -2 इंटू 4, तो ये हो गया 10 की पावर -2 इंटू 4, सो दिस विल बी 10 की पावर -8, ये रूल होता है, गॉट इट। और देखो 10 की पावर 3 इंटू -2, तो ये भी 10 की पावर 3 इंटू -2 यानी कि 10 की पावर -6, इज इट क्लियर। तो थोड़ा सा इस रूल को भी हम ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखो, अब और क्या ध्यान रखना है हमें, कि कई बार आपको ऐसा मिलेगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, ध्यान से देख लो क्या डिफरेंस है, उसमें 2 की पावर 3 बताई थी मैंने, है ना, 10 की पावर 2 की पावर 3, अब ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या करोगे, 10 ऐसे लिख के 2 प्लस 4 यानी कि 10 की पावर 6, दिस इज द वे टू राइट। और देखें, जैसे मान लो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो गया 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस, ऐसे, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 0, और क्या आप जानते हैं किसी की पावर 0 हो तो क्या मतलब है उसका, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और देखो जैसे कि 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, 10 की पावर -6 -5, तो 10 की पावर -11, ओके। तो मैंने आपको सारी बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं व्हेनेवर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आई होप अब आप सवाल कर पाओगे, इसको ध्यान से देखें तभी हम क्वेश्चंस को आगे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक थिंग इन द मैथ्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, क्लियर, चले, रेडी फॉर द क्वेश्चन,
आइए देखते हैं अपना पहला सवाल, और बहुत आसानी से आप वो सवाल कर पाएंगे अगर आपने ये सीख लिया है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, एंड यू हैव टू ट्राई टू फाइंड दी आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा है। हमारे पास ना दो स्पेरिकल बॉल दी गई हैं और दोनों ही बॉल का मास क्या दिया गया है, 10 केजी। ध्यान से देखिए लाइन क्या लिखा है, दोनों ही स्पेरिकल बॉल का मास है 10 केजी और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। एंड दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, दे आर आस्किंग फॉर फोर्स। तो फॉर्मूला क्वेश्चन देख के हमको समझ में आना चाहिए कि दैट शुड बी जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर लगा देना चाहिए। सही बात है, लगा देना चाहिए, यही लगेगा। तो चलो जी की वैल्यू तो हम जानते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मासेस की अगर बात करें तो वो ये गिवन है, और डिस्टेंस की बात करें तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, जैसे मैंने बताया था 10 लिखा है मतलब 10 की पावर 1 है, यहां भी 10 की पावर 1 है। अंडरस्टैंडिंग। अब देखो 6.67 इंटू, मैंने आपको क्या बताया था, जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या लिखोगे, -11, दिस इज +1, दिस इज +1, डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं ना 10 की पावर 2, भी बताया था मैंने आपको। तो देखो ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, सो दिस इज व्हाट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 +1 -10, -10 +1 अगेन -9। यूर अंडरस्टैंडिंग, -11 +1 +1 तो -9 हो गया ना। और नीचे देखो 10 की पावर 2 का स्क्वायर, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 10 की पावर 4। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो ये डिनोमिनेटर वाला है जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो जो +4 है, यहाँ क्या है, +4, ऊपर जाके क्या हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, -4। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 6.67 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। बोलो एग्री करते हो क्या? यस, समझ में आया, हो गया ना आसान सवाल। तो अगर आपको मैथ की वो चीजें आती हैं तो देखो हमने कितने आसानी से बोल दिया, अच्छा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, ये 100 की जगह 10 की पावर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो देखो ये अगर मैथ्स की चीजें आपको आती हैं तो क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो अब आपका मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आएगा तो यू कैन डू दैट। समझ आई ना बात? अगला करके देखें। चल अगला ट्राई करते हैं कुछ इसी कंसेप्ट से। देखो देखो ये क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा है। दो स्फीयर्स है, दोनों का ही मास कितना दिया है, 10 की पावर 34 केजी। ठीक है ना। देखो इस बार अब हमें बड़ा सा बड़ा नंबर भी दे देंगे तो हमको टेंशन नहीं है, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा नंबर कैसे करेंगे, ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हमने ट्रिक सीख ली है। तो कोई भी नंबर दे दो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चल f इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सही बात है, g तो हमें पता ही है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मासेस हमें क्या दिए गए हैं कि पहले का भी 10 की पावर 34 है और दूसरे का भी 10 की पावर 34 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 की पावर 10। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, है ना। देखो अब, सो दिस इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब ये क्या आएगा, +34 अपॉन, इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 20। सही है, बस अब हमको यही सॉल्व करना है। अब ये जो +20 हमने नीचे लिखा है ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखो कैसे बनेगा, f इक्वल्स टू 6.67 10 की पावर -11 +34 और नीचे क्या था, +20, +20 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -20। ये देखो -20। सही है ना। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब जो आपके कौन से वाले हैं बेटा, सेम सेम -11 और -20, -11 -20 ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा,
आपका -31। समझ में आ रही बात, है ना? और ये वाले ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो गया 68। ऐसे ही करोगे ना? अब देखो f इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर। अब 68 में से 31 को माइनस करो तो ये कितना आएगा, माइनस प्लस प्लस में आएगा ना, प्लस 37, राइट? सो दैट मीन्स 6.67 इंटू 10 की पावर 37 न्यूटन विल बी आवर आंसर। हो गया ना? बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने वही मैथ्स जो आपको सिखाया था वही यूज किया, देख लो इसको, राइट? समझ में आया? देख लो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा है ना एनसीईआरटी में। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने सिखाया था। देखो ध्यान से कैसे करना है। क्या लिखा है, द मास ऑफ द अर्थ, है ना, जो हमारी अर्थ है उसका मास दिया गया है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी, एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 की पावर 22 केजी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, दिस समथिंग इज इन किलोमीटर, बट हमें तो आंसर किस में होना चाहिए, हमारा डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम एक काम कर लेते हैं, ये जो है ना 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1000 को लिखने का तरीका मैंने कैसे सिखाया था, 1 2 3, यानी कि 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा, राइट? तो इसका मतलब यहाँ लिख लो आप 10 की पावर 3 मीटर्स। देखो ध्यान से लिख सकते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। सो दिस इज 3.84 इंटू 10 की पावर 8, 5 प्लस 3, ठीक है ना? तो ये भी डिस्टेंस आ गया। ओके, नाउ वी कैन डू व्हाट, f इक्वल्स टू g mm बाय r स्क्वायर। तो आप कैसे किया करो ना, पहले तो ना आप सारी वैल्यूज लिख लिया करो, ठीक है? 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है? अब हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो 10 की पावर में समथिंग है वो एक साथ निकाल लो, बाकी अलग निकाल लो। जैसे कि 6.67, 6 और 7.5, इनको तो आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना? इनको तो आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, किससे, 3.84 का स्क्वायर, इनको तो आप अलग से कर लो सॉल्व, ठीक है? ये मतलब आपका अलग चलेगा, जब भी आप करोगे इसको अलग से करो। और यहाँ पे क्या करोगे, अब जो 10 की पावर में बच गया है ना, देखो 10 के पावर में क्या बचा, -11 प्लस 24 प्लस 22, और ये देखो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, 8 टू जा 16 प्लस 16 आएगा, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, -16। तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, वो अलग से सॉल्व कर लिया, ये अलग से सॉल्व कर लिया। कैसे सिखाया था, -11 -16 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना? जो ये हो जाएगा 27 -27, और फिर इन्हें ऐड कर दो और फिर सॉल्व कर दो, समझ में? तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, सही है? ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करना है आपको। ओके, समझ में आ गया कैसे किया है? फाइनली व्हाट विल यू गेट, 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। ओके, सो दीज आर द वन टाइप ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें आपको वैल्यू सामने दी जाएंगी, मासेस की, रेडियस की। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको फोर्स की वैल्यू दे दी जाए और आपसे आर की वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना पाएंगे। क्या अब आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखना चाहेंगे? चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ओके, चलो देखो करना क्या है, जैसे मान लो आप ना, आपको ना ये देखो कंसीडर किया आपने, ये मास है m1, ये है मास m2, और इनके बीच में डिस्टेंस है r,
ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अच्छा ऐसा है तो हमने इनका फोर्स लिख लिया जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा ऐसा लिख लिया। अब वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देगा। क्या चेंज करके दे सकता है? हो सकता है वो आपको बोल दे कि अगर हम मास को, वन ऑफ द मास को डबल कर दें और बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करें, m2 इज सेम ओनली, डिस्टेंस इज सेम ओनली, तो बताओ कि ऐसे में नया फोर्स कितना होगा, है ना? व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? पहले तो आप ये सोचो, अगर हम मास को बढ़ा देंगे, क्या उससे हमारे फोर्स पे फर्क पड़ना चाहिए? क्या वो ज्यादा कम कुछ होना चाहिए? तो यस, फोर्स बढ़ जाएगा अगर आप मास को बढ़ाओगे। पर कितना बढ़ेगा, चलो देखते हैं। तो करने का तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाएंगे जी, m1 की जगह पे इस बार क्या डलेगा 2m1 इंटू m2, और डिस्टेंस तो सेम ही है तो डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब आप क्या कर लिया करो, जो टर्म हमने एक्स्ट्रा जोड़ी थी क्वेश्चन में उसको ना अलग से बाहर निकाल लिया करो। हमने एक्स्ट्रा चीज क्या बोली कि हमने क्या चेंज किया, टू बोला उसने कि ट्वाइस हो गया, तो एक काम करो टू को बाहर निकाल लो और बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो, मतलब बाकी को ऐसे रख दो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि ये जो है ये एज इट इज सेम है ना, यानी कि इस फैक्ट इसकी जगह पे क्या रखा जा सकता है, एफ। ये देखो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो नया वाला फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स के डबल हो जाएगा? राइट, अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्या किया, हमने बोला कि भाई पहले ना आपका जो मास था वो m1 m2 और डिस्टेंस r था, तो फोर्स जी m1 m2 बाय r स्क्वायर है। लेकिन अगर हमने क्या किया, सिर्फ एक मास को डबल किया, बाकी किसी को चेंज नहीं किया, तो आपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में डाल दिया। अब क्या करो, जो चेंज हमने किया है सिर्फ उस चेंज को आप बाहर निकाल लो, तो आपको ना कुछ ये टर्म मिलेगी विच विल बी सिमिलर टू दिस। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ एफ। गॉट इट? एक और पूछूं, करें? चल देखो, एक दो तरह के क्वेश्चंस करके देखते हैं ऐसे कुछ। जैसे मान लो अब मैंने क्या बोला, दोनों ही मासेस में डबल कर दिया। देखो ध्यान से, दोनों ही मास को डबल कर दिया। चलो बताओ अब क्या आंसर आएगा, ट्राई करो। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? करो ट्राई। डन हो गया, करें डिस्कस। चलो तो देखो, एफ डैश इज जी 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो एक्स्ट्रा टर्म लिखी है वो बाहर निकालो, क्या क्या एक्स्ट्रा डाला हमने, 2 और 2 इधर से, फिर बचा हुआ क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना? सो ये क्या हो गया, 2 2 4। ये वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो नया फोर्स पुराने वाले फोर्स के कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है ना, 4 टाइम्स। क्लियर? अगला सवाल देखें। चल, मैंने इस बार बोला आपको मास है m1, दूसरा मास है m2 बाय 2, उसका आधा, और जो डिस्टेंस है ना वो भी इस बार हमने हाफ कर दिया है। एक मास तो सेम है, एक मास को हाफ कर दिया और डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? फाइंड आउट, निकालो। नया फोर्स क्या होगा? नया फोर्स निकालिए। चलो करें डिस्कस। देखो इधर, एफ डैश इज जी, m1 तो एज इट इज है, दिस विल बी m2 बाय 2 डिवाइडेड बाय r बाय 2 का स्क्वायर। राइट, अब मैंने क्या बोला था, जो भी टर्म्स एक्स्ट्रा हैं वो हम बाहर निकालेंगे। पहले आप देखो इसको कैसे लिखोगे, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, r बाय 2 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना? 2 का स्क्वायर है ना तो 4 लिखोगे। अच्छा क्या आप ये जानते हैं, ये वाला जो 2 है ना, ये इसके साथ काट सकते हो आप, है ना? तो ये कितना आएगा, 2, और ये 2 कहां चला जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा, यहां ऊपर, तो ये हो गया 2 जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो नया फोर्स पुराने वाले फोर्स के कितना हो गया है, 2 टाइम्स। कितने बच्चों का करेक्ट है? रेज योर हैंड्स प्लीज। यस, थम्स अप बनाइए। जितने बच्चों का करेक्ट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, यस मैम हमारा करेक्ट था।
समझ में आया आपको कैसे किया हमने? यस। तो इस तरह से आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नाउ आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? करें क्वेश्चन? देखें, चल। तो ये है सवाल, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एवरीवन बताइए, करो ट्राई। The gravitational force between the two objects is F if mass of both the objects are half without changing the distance between them. Masses को, इनफैक्ट दोनों ही masses को हाफ किया गया है, राइट और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस इज सेम ओनली r, then the new force will be what, राइट तो कैसे लिखेंगे, m1 by 2 m2 by 2 divided by r square। मैंने क्या बोला था, जो एक्स्ट्रा इसको बाहर निकाल लो, तो देखो इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, अब उसको बाहर निकाल सकते हो, यानी कि 1 by 4 g m1 m2 by r square कर सकते हैं ना। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल्स टू f। तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, द आंसर विल बी f by 4, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यस गुड, f by 4 विल बी द आंसर। चलो एक और करें। चलो जिन बच्चों का गलत था कोई बात नहीं, एक और चांस मिलेगा, एक और इस तरह का सवाल मिलेगा। सभी देखिए इधर, ये है अगला सवाल, अब ट्राई करिए, देखो बताओ मुझे क्या आंसर आना चाहिए। If mass of one body is double and the distance between them is reduced to half, करो करो करो, कैसे करेंगे, करो। सिर्फ एक का मास डबल किया है और दूसरे का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये हाफ किया है, बताओ क्या आंसर आएगा। राइट योर आंसर इन द कमेंट्स, लिखो क्या आंसर दिया है आपने, देखिए क्या आंसर आएगा। आंसर विल बी 8f। यस 8f, देखो कैसे आया 8f, बिकॉज वी नो दैट कि अगर हम यहाँ बात करेंगे तो दिस इज f डैश इक्वल्स टू g m1 2m2 डिवाइडेड बाय r बाय 2 का स्क्वायर। अब जो टर्म एक्स्ट्रा इसको बाहर निकालो, क्या क्या है, यहाँ से 2 है ऊपर से, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मींस 4। अब ये 4 कहाँ जा सकता है, ऊपर, यस तो 2 into 4 g m1 m2 by r square, 2 4s are 8, yes so 8f will be the answer। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। मेनली ना आपके ना यही इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, पहले वो वाला और दूसरा थोड़ा ये वाला, इन दोनों को सीख लोगे मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एनी हाउ आपको आ ही गया, ठीक है। चलिए अब एक थ्योरी वाला सवाल मेरे पास है आपके लिए, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई करो, रीड द क्वेश्चन, ट्राई करो, क्या लिखा है। अगर अगर हम क्या बात कर रहे हैं, वी हैव अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ व्हिच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये हमारे अर्थ के अबाउट घूम रही है स्पीड v के साथ, है ना, उसके अबाउट घूम रही है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स, मान लो जो हमारे अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म ही हो जाए, अभी तो क्या है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी वजह से मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बट अगर मान लो अचानक से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये खत्म हो जाए, देन सैटेलाइट का क्या होगा, है ना। क्या सैटेलाइट कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल पाथ, जैसे वो चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी क्या, या फिर नीचे आके गिर जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी ज्यादा वेलोसिटी के साथ, या फिर टेंजेंशियली जाएगी, टेंजेंशियली मींस क्या होता है बेटा, ये 90 डिग्री टू दिस, या फिर अल्टीमेटली कम्स टू रेस्ट, या फिर रुक ही जाएगी। क्या लगता है आपको, अगर कोई बॉडी को ऐसे घुमाओ, उसका अगर फोर्स खत्म कर दिया जाए तो वो कहाँ जाना चाहेगी, टेंजेंशियली लाइक दिस। बात की थी ना हमने लास्ट क्लास में भी कि जो मून है वो वैसे कहाँ जाना चाहता है, वो जाना चाहता है टेंजेंशियली, उसी तरह से हमारी सैटेलाइट भी टेंजेंशियली जाना चाहती है। वो तो क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेता है उसको बार बार सर्कुलर पाथ की तरफ। यस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। ओके now the next part will be the HOTS question, yes you are waiting for that now,
तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने हॉट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्या है सवाल। ठीक है, चलिए ये है हमारा सवाल, सभी बच्चे ट्राई करें, पढ़ो इसे, क्या समझ में आता है। Two objects each having mass m are placed at some distance r, ऐसा दिया गया, and experiences the gravitational force F, attractive force की मैं बात करूं तो उसको attractive force F लगता है ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसे। Now what they are saying, now another body of mass 2m is placed between them, मतलब कि इनके बीच में ना आपने कहीं पे, है ना, ऐसे मान लो 2m मास को डाल दिया बीच में, तो उससे ये बताना है कि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पहले F लग रहा था उस पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आ गया ना, पहले दो मासेस डिस्टेंस r पे हैं तो फोर्स लग रहा है F, बीच में अगर हम 2m मास को डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट विल बी द आंसर, चलो 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 बताओ। इट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, वैसा ही रहेगा, यानी कि आंसर क्या रहेगा, फोर्स F ओनली। एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट क्लास में जब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई थी किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसमें एक पॉइंट बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है that does not depend upon the intervening medium, ऐसा लिखा था ना, that the gravitational force does not depend upon the intervening medium, यानी आसपास अगर कोई और मास रखा भी गया है या कोई और मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में रख दिया गया है तो भी इन दोनों के बॉडीज के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी सेम ओनली। सही है ना, ठीक है, चल अब देखिए नेक्स्ट सवाल, कुछ मिलता जुलता सही है, देखो ध्यान से, अब तो आंसर सही कर देना, कंसेप्ट पढ़ा दिया है कि पहले अगर बॉडीज के बीच में फोर्स F था तो अगर आपने उसको किसी ऐसे मटेरियल में डाल दिया, उन मासेस को ऐसे मटेरियल में डाल दिया जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही बोलते हैं। अब तो डेंसिटी मान लो, डेंसिटी हमने चेंज कर दी, डेंसिटी चेंज कर दी मतलब मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम के चेंज करने से फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यही तो बताया था अभी। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी F, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही है ना, ठीक है, चलिए एक और देखते हैं अपना हॉट्स का क्वेश्चन। ये देखिए आ गया है सवाल, देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे। पोज द स्क्रीन एंड ट्राई दिस, करिए पोज। हो गया, क्या लगता है क्या होगा आंसर, बताओ बताओ, कमेंट्स में बताओ अपने आंसर। वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 99 न्यूटन। पर कैसे आया देखते हैं, चलो पहले तो मैं एक आपको बता दूं, देखो जब भी ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए ना, जैसे आप देख सकते हो कि पहले देख सकते हो आपकी बॉडी के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था, दैट फोर्स वाज 100 न्यूटन। अब उसने बोला एक बॉडी के मास को 10% बढ़ा दिया गया, 10% कम कर दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हमेशा ना क्या कंसीडर किया करो, इनिशियल मास को ना 100 ले लिया करो, इनिशियल को 100 ले लिया करो। उससे फायदा क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने बोला आपको इनिशियल मास इज 100, अब आपने 10% उसमें बढ़ा दिया, 100 का 10% कितना होता है, 10, बढ़ा दिया मतलब 100 में 10 और इंक्रीज कर दो तो 100 प्लस 10 विच इज 110। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अरे जैसे मान लो आप मॉल तो जाते ही होगे, है ना, और मॉल्स में आपने देखा होगा कभी कभी सेल चल रही होती है, ऑफर चल रहा होता है कि 60% ऑफ चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है, तब तो आप बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो अपने ड्रेसेस पे, है ना। जैसे मान लो आपकी 1000 रुपए की ड्रेस है ना, 1000 रुपए की ड्रेस है और उसने क्या बोला कि इस 1000 रुपए की ड्रेस पे 80% ऑफ मिलेगा, 80% ऑफ मिलेगा, तो आपको क्या पता है 80% ऑफ मतलब कि 800 रुपए, यानी कि ये ड्रेस मुझे सिर्फ कितने रुपए की पड़ गई यार, ये तो 200 रुपए की ड्रेस पड़ गई, बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो यार, है ना। तो ऐसे ही तो मैं आपको यहाँ कह रही हूँ कि जब अब मैं बोल रहा है कि पहला वाला मास मान लो आपने 100 ले लिया, उसने बोला 10% बढ़ा दो, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 में 10 और जोड़ दो तो कितना हो गया 110 न्यूटन, 110, ठीक है ना। अब मान लो उसने बोला क्या कि 30% कम कर दो, 30% कम कर दो, 100 का 30% कितना हुआ 30, और वो कितने में से कम कर दो 100 में से कम कर दो तो कितना बनेगा 70।
मतलब दिस इज द वे, है ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसी अप्रोच यूज कर सकते हैं। करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। Two point masses attract each other with a force of 100 Newton. One of the mass is increased by 10% and other is reduced by 10%. तो बताना है कि जो आपका नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखा है कि मान लो पहला, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि पहले आप ले लो 100 m1, ठीक है ना, कि पहले का मास कितना है 100 m1, दूसरे का भी कितना है 100 m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r। तो हमने कहा कि इनिशियली वी फाउंड दैट F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या कहा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा 100, और पहले का मास कितना है 100 m1, दूसरे का मास कितना है 100 m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। देखो पहले इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हमने क्या बोला कि आप ये मान लो कि पहले वाली बॉडी का मास है 100 m1, दूसरे का है 100 m2, आपने इस तरह से डाल दिया, और क्वेश्चन में गिवन था इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है 100। अब देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो सकता है, सही बात है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, दिस इज व्हाट 1 इक्वल्स टू 100 जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज 1 बाय 100 इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, इतना आ गया, समझ में आया इतना, ठीक है। अब उसने क्या बोला 10% बढ़ा दिया गया, 100 में 100 का 10% कितना होता है 10, उसमें बढ़ा दो कितना हो गया 110, 110, ठीक है। फिर 10% क्या करना है कम करना है, 100 का 10% मतलब 10, 100 में से 10 को कम कर दिया तो कितना हो गया 90, सो ये हो गया 90, और पहले वाला कितना है 110, यस। तो अब चलिए लगाएंगे, लिखो f dash the new one will be g 110 m1 into 90 m2 divided by r square, क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं बदला। तो अब देखो क्या क्या एक्स्ट्रा है 110 इंटू 90, है ना, इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या हमने जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कहीं निकाली है, सोचो सोचो, अरे ये मिली ना हमें, है तो सही, ये डाल देंगे हम क्या, ये देखो 110 इंटू 90 तो पहले से है, और जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर हमने पता था 1 बाय 100 के इक्वल है, तो हमने निकाल रखा है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 इंटू 9 क्या आ गया 99, सो द न्यू फोर्स विल बी 99 न्यूटन। अगर आपने भी ये क्वेश्चन ऐसे किया है, अगर आपका भी आंसर यही आ रहा है तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने खुद से कर लिया है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पेट नहीं भरा, और हॉट क्वेश्चन चाहिए, चलिए आप ही के लिए एक और मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ हॉट्स का, और ये क्वेश्चन अब आपको करना है, करें, यस। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हॉट्स का, आइए, ये तो क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलिए आ जाइए इसके ऊपर। देखो भैया ये है हमारा एक और सवाल, बढ़िया सवाल है, ट्राई करिए, करो कोशिश, हो गया। The gravitational force between the two objects is 49 न्यूटन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स जो दिया गया है वो दिया गया है 49, 49, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, हाउ मच मस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बी डिक्रीज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितना कम कर दे, कम कर दें, सो दैट जो नया फोर्स हो वो पहले वाले फोर्स के डबल हो जाए, मतलब पहला फोर्स कितना था 49, अभी वो क्या कह रहा है उसका डबल हो जाए। ये देखो जैसे कि एफ डैश जो नया वाला है, मासेस में तो कोई चेंज नहीं किया तो ये तो छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन डिस्टेंस में चेंज किया, नया डिस्टेंस जैसे मान लिया कैपिटल आर, अब उसने क्या बोला ये वाला ना उसका डबल हो जाए पहले वाले का, सही है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा बोला इसने, सही बात है, ओके। चल अब एक काम करते हैं ना यार, ये जो जी m1 m2 है, क्या हम इसको 49 आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, है ना, लिख सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं वहां डाल के देख लेते हैं फिर, 2 इंटू 49
अभी हमने निकाला ना यहाँ से, देखो 49 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब देखो 49 से 49 कैंसिल, है ना। अब देखो हमारे पास क्या आया, वी हैव 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए था, नया वाला आर स्क्वायर, है ना। नया वाला आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, डिवाइड बाय 2, है ना। अब क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, है ना, इसे स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो, क्या होगा, ये तो कट जाएगा, तो ये आ गया आर, ये भी कट जाएगा, तो ये ऊपर भी क्या आ गया आर। पर क्या नीचे वाला कटा, नहीं कटा ना, वहां तो रूट है अभी भी, तो दिस विल बी आर बाय रूट 2। तो ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका आंसर कि कितना हम उसको डिक्रीज कर दे। आप कह रहे हैं 1/√2 टाइम्स डिक्रीज कर दो, ये बेस्ट रहेगा। 1/√2 टाइम्स अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो फोर्स डबल हो जाएगा, ये इनका कहना है। देख लो ध्यान से, हमने क्या किया, सबसे पहले gm1m2/r² हमने डाला और उसके इक्वल लिखा है 49, यानी कि gm1m2 हो जाएगा 49r² के इक्वल। तो नया फोर्स उसका डबल अगर आपको चाहिए, 2 इंटू 49 चाहिए, तो डिस्टेंस कितना करें। तो हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं ना यार, gm1m2 किसके इक्वल है, 49r² के, वो डाल देते हैं यहाँ पे। और जब हमने वो डाला, देन वी आर गेटिंग दिस। यस, मजा आया। सो हमारे जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने कर लिया, हमने मैथ्स भी सीख लिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो लगता है, अच्छे अच्छे सवाल बना लिए, हॉट क्वेश्चन का भी मजा ले लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं यूनिवर्सल लॉ पर। सो आई होप आपको मजा आया होगा। जिस जिस बच्चे ने सीखा है, मजा आया है, कमेंट्स में लिख दीजिए, हाँ जी मैम आज के लेक्चर में तो बड़ा मजा आ गया और हमने सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो गई। यस, तो क्या इंतजार है आपको अगले लेक्चर का। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर में, बट अब थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अपने थोड़े बहुत डाउट्स भी नेक्स्ट लेक्चर में लेके आना और मुझे बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।